दादी माँ अच्छी तरह से जान चुकी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब समझाना इतना आसान नहीं होने वाला था, और वो ये भी जानती थी कि इतने लंबे सफर से थकी हारी अनिका इन लोगों का सामना भी नहीं कर पाएगी। हालांकि दादी माँ ने अनिका की काबिलियत तो पहले ही देख ली थी, मगर इस बार अनिका का पासा काफी ढीला था, क्योंकि अनिका और रोहित की शादी नहीं हुई थी, और अगर लीगली देखा जाए तो अनिका रोहित की कुर्सी पर कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकती थी। दादी माँ को ये मैटर अपनी सूझबूझ से सुलझाना होगा, ये बात दादी माँ जान चुकी थी। दादी माँ ने लीला से कहा, अनिका और बच्चों को पहले अपने कमरे में ले जाना, उनसे कहना कि वो आराम करें, मैं उनसे बाद में मिलने आऊंगी। तभी दादी माँ के आसपास जमा हुए लोगों ने दादी माँ से कहना शुरू कर दिया, दादी माँ प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको आज ही फैसला करना होगा और आपको अनिका को प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी से हटाना होगा। तभी अचानक नन्ही सी रिया शोर मचाती हुई मारवा हाउस में दाखिल हुई। नन्ही सी रिया की आवाज से जैसे पूरा का पूरा मारवा हाउस फिर से जिंदा हो गया था। दादी माँ और लीला की आंखों में भी चमक लौट आई थी। रिया के ठीक पीछे पीछे उसके दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन भी दादी माँ की ओर चल कर आ रहे थे, और तीनों बच्चों के ठीक पीछे अनिका थी। अनिका को मारवा हाउस में देखते ही तमाम मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक के बाद एक अनिका को घेरने लगे। वो सब यही चाहते थे कि अनिका जल्द से जल्द प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी से अपना नाम वापस खींच ले। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि लंबे सफर के बाद थकी हारी अनिका इन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी, मगर इससे पहले कि दादी माँ अनिका के बचाव में कुछ कहती, अनिका ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखते हुए कहा, चलिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पर बैठी रहूं, तो मैं अपना नाम वापस खींचती हूं। अनिका की बात सुनते ही तमाम लोगों ने एक राहत की सांस ली। तभी अनिका ने कहा, तो मेरा फैसला ये है कि हमें ये चेयर उसी को वापस दे देनी चाहिए जो इसका असली हकदार है। अनिका की बात तमाम लोग ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे थे। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह भी समझ लिया था कि अनिका शायद ये कह रही थी कि 6 साल के आर्यन को रोहित की जगह पर कंपनी के प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन पर बैठा देना चाहिए। मगर वहां मौजूद तमाम लोग आज ये सोचकर घर से निकले थे कि वो अनिका की या दादी माँ की किसी भी बेतुकी बातों को एंटरटेन नहीं करेंगे। तभी अचानक किसी के जूतों की आवाज मारवा हाउस के हॉल में मौजूद सभी लोगों के कानों पर पड़ी, और सभी की नजर अनिका के पीछे चले आ रहे एक सूट पहने लंबे, स्टाइलिश और हैंडसम लड़के पर पड़ी। दादी माँ को दूर की चीजें काफी धुंधली दिखाई दे रही थीं, मगर जैसे जैसे वो लड़का दादी माँ की नजरों के सामने आने लगा, दादी माँ के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। दादी माँ अपनी आंखों से जो देख रही थीं, वो देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जिस रोहित को दादी माँ ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, जिस रोहित को दादी माँ हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी थी, वही रोहित फिर से दादी माँ की आंखों के सामने लौट आया था। रोहित को देखते ही जैसे दादी माँ के शरीर में अचानक बिजली सी दौड़ने लगी थी। जो दादी माँ काफी मायूस और बेजान नजर आ रही थी, वही दादी माँ अब अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो गईं। जब दादी माँ को ये यकीन हो गया कि उनकी आंखों के सामने जो लड़का चलकर उनके पास आ रहा था वो रोहित ही था, तब दादी माँ ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। रोहित ने सबसे पहले दादी माँ के पास आकर दादी माँ के पांव छुए। रोहित के हाथों का स्पर्श दादी माँ के पैरों पर पड़ते ही दादी माँ को यकीन हो गया था कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। रोहित की मौत की खबर के बाद दादी माँ ने हर रोज सिर्फ एक ही सपना देखा था कि काश उन्होंने जो खबर सुनी हो वो झूठी निकले। मगर आज दादी माँ को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही थी। मगर रोहित का स्पर्श होते ही दादी माँ को यकीन हो गया था कि वो जो देख रही थी वो हकीकत थी। दादी माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस दादी माँ कुछ देर तक अपने हाथों से रोहित के चेहरे को महसूस करती रहीं। रोहित भी दादी माँ को रोकना नहीं चाहता था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ उसे कितना प्यार करती थी। वो बस दादी माँ के सामने देखकर मुस्कुराता रहा। दादी माँ को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कहे। दादी माँ ने कुछ देर तक रोहित को देखने के बाद अचानक ही कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी दादी माँ के मुंह से शब्द नहीं निकले, मगर दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। दादी माँ फूट फूट कर रोने लगी और रोहित को गले लगा लिया। दादी माँ सिसकियां लेते हुए कहने लगी, मैं जानती थी मेरे बेटे कि तू एक दिन जरूर लौट आएगा।
तू जिंदा है, ये बात तो मैंने अनिका की आंखों में पहले ही पढ़ ली थी, मगर बूढ़ी हो गई हूं ना, इसलिए लोगों की बात पर मैंने विश्वास कर लिया था। मुझे माफ कर देना। दादी माँ की इमोशंस को देखकर रोहित भी काफी इमोशनल हो गया था। रोहित की भी आंखें भर आई थीं। रोती हुई दादी माँ ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैं खामखा लोगों की बातों में आकर तुम पर शक करती रही कि रोहित की मौत की खबर सुनने के बावजूद तुमने कभी एक कतरा आंसू क्यों नहीं बहाया है। मगर आज मुझे पता चला कि तुम आंसू बस इसलिए नहीं बहा रही थी क्योंकि तुम जानती थी कि रोहित तो जिंदा था। हम सबका रोहित जिंदा था। दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैं तो तुम्हें ये आशीर्वाद भी नहीं दे सकती कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आखिर इस बुढ़िया के पास तुम्हें देने के लिए अब उम्र बची ही कितनी है। दादी माँ ने लीला से काजल मंगवाकर रोहित को एक काला टीका लगाया। हॉल में मौजूद मारवा इंडस्ट्री के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब देखकर हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच उनके सामने उनका रियल प्रेसिडेंट रोहित मारवा खड़ा था। जिस प्रेसिडेंट को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने हमेशा के लिए खो दिया था, वो प्रेसिडेंट दोबारा लौट आया था। ये बात जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए मार्केट में फैलानी शुरू की, तो देखते ही देखते कुछ ही पलों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर्स के दाम बाजार में फिर से उठने लगे। धीरे धीरे पूरे कमरे में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। सब लोग रोहित के वेलकम बैक के नारे लगाने लगे। चाहे मारवा परिवार के बुजुर्ग हों या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबके मुंह पे बस रोहित के गुणगान थे और चेहरे पर मुस्कान। वो सब जान चुके थे कि पिछले दिनों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने जितना भी नाम खोया था, वो सब लौट कर वापस आ जाएगा और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का झंडा फिर से उसी ऊंचाई पर लहराने लगेगा जिस ऊंचाई पर रोहित उसे छोड़ गया था। रोहित की सूझबूझ और टैलेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाले 2-4 महीनों में रोहित जब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा तो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां कुछ दिनों पहले तक थी। लोगों के जोरदार अभिवादन और तालियों के बीच रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए लोगों से कहा, आज से मैं अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट आया हूं। आप सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से समझता हूं और आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बिल्कुल पहले की तरह एक परिवार बनकर फिर से काम करेगा। रोहित की आवाज सुनते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से पूछा, मगर रोहित, ये सब तुमने क्यों किया? ये तुम्हारी मौत की खबर, ये सब आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तभी रोहित ने लोगों की तालियों का शोर कम होते ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखिए, ये एक लंबी कहानी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिजनेस से भी ज्यादा मायने रखती हैं हमारी जिंदगी में। बस यूं समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। इसलिए छुट्टी लेकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। रोहित की इस बात को लोग अच्छी तरह समझ पा रहे थे और इसीलिए किसी ने रोहित को ज्यादा फोर्स करके सच्चाई सबके सामने कहने की जिद भी नहीं की। तभी एक और सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रोहित से कहा, तो अब आगे क्या प्लानिंग है रोहित? रोहित ने भी एक प्रेसिडेंट की तरह स्पीच देते हुए कहा, आगे की प्लानिंग वही है जो हम पहले किया करते थे। हमारी कंपनी को फिर से नंबर 1 पोजीशन पर वापस लाना है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पहले भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, मेरे हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे थे, ठीक वैसे ही आने वाले दिनों में भी आप लोग उसी तरह मेरा साथ देंगे। रोहित की ये बात पूरी होते ही सभी लोगों ने हाँ में अपना सर हिलाया और तालियों से रोहित की इस बात का स्वागत किया। तभी रोहित ने फिर से हवा में अपने हाथ लहराते हुए कहा, मगर सबसे पहले आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। रोहित की ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर वापस आ गया था, उसे सिर्फ ऑर्डर करना था। आखिर रोहित ऐसा क्या कहना चाहता था, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोगों ने अभी अभी कहा ना कि लीगल तौर पर अनिका को कंपनी की प्रेसिडेंट मानने में आपको काफी मुश्किलें आ रही थीं, क्योंकि अनिका ने मुझसे शादी नहीं की थी। रोहित ने जैसे ही ये बात कही, अनिका के कई दुश्मनों ने अपना सिर झुका लिया। वो जानते थे
कि अनिका के खिलाफ बोलने पर अब उन लोगों को जरूर रोहित सजा देगा। जिस तरह से पंकज और आयुष को हमेशा के लिए मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निकालकर बाहर कर दिया गया था, उसी तरह शायद रोहित उन लोगों पर भी अपना गुस्सा उतारेगा जो रोहित की गैर मौजूदगी में अनिका के खिलाफ खड़े थे। मगर तभी रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अरे आप लोग घबराइए मत, बस मैं तो इतना चाहता हूं कि आप लोग मेरी और अनिका की शादी में मेरी मदद करें। रोहित की ये अनाउंसमेंट सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर धीरे धीरे सन्नाटा तालियों के शोर में बदल गया। रोहित ने अनाउंसमेंट जारी रखते हुए कहा, 20 दिनों के अंदर ये शादी होनी चाहिए और ये शादी इस शहर को ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को याद रहनी चाहिए। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये शादी शादी नहीं बल्कि एक महोत्सव होना चाहिए जिसे लोग अपने आने वाली पूरी जिंदगी के लिए याद रखेंगे। रोहित की ये अनाउंसमेंट सुनकर दादी माँ और दादी के बगल में खड़ी लीला के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। देखते ही देखते कमरे में मौजूद सारे लोगों के मोबाइल फोन के जरिए पूरे शहर भर में ये बात आग की तरह फैल गई कि रोहित मारवा और अनिका की शादी आने वाले 20 दिनों में यानी कि महीने के 26वीं तारीख को होने वाली थी। अचानक जो पिछले कई दिनों से मारवा हाउस मातम में छाया हुआ था, उस मारवा हाउस में खुशियां लौट आई थीं और ऐसा लग रहा था कि जो खुशियां गई थीं वो दुगनी होकर वापस लौटी थीं। बच्चे भी इस अनाउंसमेंट से काफी खुश नजर आ रहे थे। एक के बाद एक सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रोहित और अनिका को कांग्रेचुलेट करने के बाद एक एक करके मारवा हाउस से निकलने लगे। जब सारे मेहमान चले गए तब दादी माँ ने रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, 26 तारीख का मैं इंतजार नहीं कर सकती।